न्यूज, सच जरूरी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद देश की खबरों में। देखेंगे खबरों को विस्तार से, पर पहले देख लेते हैं मुख्य हेडलाइंस। पूरा पाकिस्तान भारत की जद में ऑपरेशन सिंदूर पर शीर्ष सेना वायु रक्षा अधिकारी का दावा। वक्फ मामले में आज आ सकता है अंतरिम आदेश। केरल सरकार ने की इन याचिकाओं में हस्तक्षेप की अपील। गिरफ्तारी के खिलाफ अशोका बीवी के प्रोफेसर की याचिका पर सुनवाई आज ऑपरेशन सिंदूर पर की थी विवादित पोस्ट। और अब इसी के साथ देखते हैं खबरों को विस्तार से। सेना वायु रक्षा महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल सुमेरवान टी कुन्हा ने सोमवार को देश की सैन्य क्षमताओं पर बात की। उन्होंने कहा कि भारत के पास पाकिस्तान की पूरी गहराई में लक्ष्य पर हमला करने की क्षमता है। ऑपरेशन सिंदूर से इतर अगर कहा जाए तो पूरी पाकिस्तान भारत की तद में है। भारत तब चाहे, जब चाहे, जहां चाहे आतंक के ठिकानों को निशाना बना सकता है, उसे ध्वस्त कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के जवाबी आक्रामक कार्रवाइयों ने अहम पाकिस्तानी एयरबेसों को सटीकता से निशाना बनाया था। इस दौरान लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए लोइटरिंग म्यूनिशन का उपयोग किया गया। लोइटरिंग म्यूनिशन को आत्मघाती या कामकाज ड्रोन्स भी कहा जाता है। ये अनमेन्ड एरियल हथियार है। इनकी खासियत ये है कि अपने टारगेट के ऊपर आसमान में मंडराते रहे हैं और कमांड मिलते ही दुश्मन के ठिकाने को तबाह कर देते। ये अपनी सटीकता के लिए जाने जाते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल डी कुन्हा ने कहा, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि भारत के पास पाकिस्तान से पूरी तरह निपटने के लिए पर्याप्त हथियार है। इसीलिए चाहे वो सबसे बड़ा हो या सबसे छोटा, चाहे वो कहीं भी हो, पूरा पाकिस्तान हमारी जद में है, हमारी पूरी तरह सक्षम है। चाहे वो हमारी सीमाओं में हो या फिर हमारी गहराई से, हमें पूरे पाकिस्तान से निपट सकते हैं। GHQ रावलपिंडी से KPK या जहां भी वे जाना चाहे वहां जा सकते हैं, लेकिन वे सभी हमारी जद में हैं। इसलिए उनके लिए जगह बदलना वास्तव में एक गहरा गड्ढा खोजने जैसा है। उन्होंने कहा कि भारत के पास पाकिस्तान की पूरी गहराई में लक्ष्य पर हमला करने की क्षमता है। ऑपरेशन सिंदूर से इतर अगर कहा जाए तो पूरी पाकिस्तान भारत की तद में है। भारत तब चाहे, जब चाहे, जहां चाहे आतंक के ठिकानों को निशाना बना सकता है, उसे ध्वस्त कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के जवाबी आक्रामक कार्रवाइयों ने अहम पाकिस्तानी एयरबेसों को सटीकता से निशाना बनाया था। इस दौरान लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए लोइटरिंग म्यूनिशन का उपयोग किया गया। लोइटरिंग म्यूनिशन को आत्मघाती या कामकाज ड्रोन्स भी कहा जाता है। ये अनमेन्ड एरियल हथियार है। इनकी खासियत ये है कि अपने टारगेट के ऊपर आसमान में मंडराते रहे हैं और कमांड मिलते ही दुश्मन के ठिकाने को तबाह कर देते। ये अपनी सटीकता के लिए जाने जाते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल डी कुन्हा ने कहा, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि भारत के पास पाकिस्तान से पूरी तरह निपटने के लिए पर्याप्त हथियार है। इसीलिए चाहे वो सबसे बड़ा हो या सबसे छोटा, चाहे वो कहीं भी हो, पूरा पाकिस्तान हमारी जद में है, हमारी पूरी तरह सक्षम है। चाहे वो हमारी सीमाओं में हो या फिर हमारी गहराई से, हमें पूरे पाकिस्तान से निपट सकते हैं। GHQ रावलपिंडी से KPK या जहां भी वे जाना चाहे वहां जा सकते हैं, लेकिन वे सभी हमारी जद में हैं। इसलिए उनके लिए जगह बदलना वास्तव में एक गहरा गड्ढा खोजने जैसा है। उन्होंने कहा कि भारत के पास पाकिस्तान की पूरी गहराई में लक्ष्य पर हमला करने की क्षमता है। ऑपरेशन सिंदूर से इतर अगर कहा जाए तो पूरी पाकिस्तान भारत की तद में है। भारत तब चाहे, जब चाहे, जहां चाहे आतंक के ठिकानों को निशाना बना सकता है, उसे ध्वस्त कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के जवाबी आक्रामक कार्रवाइयों ने अहम पाकिस्तानी एयरबेसों को सटीकता से निशाना बनाया था। इस दौरान लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए लोइटरिंग म्यूनिशन का उपयोग किया गया। लोइटरिंग म्यूनिशन को आत्मघाती या कामकाज ड्रोन्स भी कहा जाता है। ये अनमेन्ड एरियल हथियार है। इनकी खासियत ये है कि अपने टारगेट के ऊपर आसमान में मंडराते रहे हैं और कमांड मिलते ही दुश्मन के ठिकाने को तबाह कर देते। ये अपनी सटीकता के लिए जाने जाते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल डी कुन्हा ने कहा, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि भारत के पास पाकिस्तान से पूरी तरह निपटने के लिए पर्याप्त हथियार है। इसीलिए चाहे वो सबसे बड़ा हो या सबसे छोटा, चाहे वो कहीं भी हो, पूरा पाकिस्तान हमारी जद में है, हमारी पूरी तरह सक्षम है। चाहे वो हमारी सीमाओं में हो या फिर हमारी गहराई से, हमें पूरे पाकिस्तान से निपट सकते हैं।
GHQ रावलपिंडी से KPK या जहां भी वे जाना चाहे वहां जा सकते हैं, लेकिन वे सभी हमारी जद में हैं। इसलिए उनके लिए जगह बदलना वास्तव में एक गहरा गड्ढा खोजने जैसा है। और आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट वक्फ अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती वाली याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई करेगा और इस मामले में अंतरिम आदेश भी पारित किए जाएंगे। वहीं केरल सरकार ने इन याचिकाओं में हस्तक्षेप करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। राज्य सरकार ने कहा कि 2025 का संशोधन मूल वक्फ अधिनियम 1995 के दायरे से भटक गया है और वक्फ संपत्ति रखने वाली इसकी मुस्लिम आबादी को वास्तविक आशंका कि संशोधन संविधान के तहत उनके मौलिक अधिकारों को प्रभावित करेगा और उनकी वक्फ संपत्तियों की प्रकृति को बदल देगा। CJI जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने 15 मई को सुनवाई 20 मई तक टाली थी और कहा था कि वो अदालतों, उपयोगकर्ता या विलेख के जरिए वक्फ घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने की शक्ति समेत 3 मुद्दों पर अंतरिम निर्देश पारित करने के लिए दलीलें सुनेंगे। बता दें कि केंद्र ने वक्फ अधिनियम 2025 को पिछले महीने अधिसूचित किया था, जिसके बाद इसे 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई थी। इस विधेयक को लोकसभा ने 2028 सदस्यों के समर्थन से पारित किया, जबकि 232 सांसद इसके खिलाफ थे। राज्यसभा में इसके पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 सदस्यों ने मतदान किया। वहीं केरल सरकार ने इन याचिकाओं में हस्तक्षेप करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। राज्य सरकार ने कहा कि 2025 का संशोधन मूल वक्फ अधिनियम 1995 के दायरे से भटक गया है और वक्फ संपत्ति रखने वाली इसकी मुस्लिम आबादी को वास्तविक आशंका कि संशोधन संविधान के तहत उनके मौलिक अधिकारों को प्रभावित करेगा और उनकी वक्फ संपत्तियों की प्रकृति को बदल देगा। CJI जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने 15 मई को सुनवाई 20 मई तक टाली थी और कहा था कि वो अदालतों, उपयोगकर्ता या विलेख के जरिए वक्फ घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने की शक्ति समेत 3 मुद्दों पर अंतरिम निर्देश पारित करने के लिए दलीलें सुनेंगे। बता दें कि केंद्र ने वक्फ अधिनियम 2025 को पिछले महीने अधिसूचित किया था, जिसके बाद इसे 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई थी। इस विधेयक को लोकसभा ने 2028 सदस्यों के समर्थन से पारित किया, जबकि 232 सांसद इसके खिलाफ थे। राज्यसभा में इसके पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 सदस्यों ने मतदान किया। वहीं केरल सरकार ने इन याचिकाओं में हस्तक्षेप करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। राज्य सरकार ने कहा कि 2025 का संशोधन मूल वक्फ अधिनियम 1995 के दायरे से भटक गया है और वक्फ संपत्ति रखने वाली इसकी मुस्लिम आबादी को वास्तविक आशंका कि संशोधन संविधान के तहत उनके मौलिक अधिकारों को प्रभावित करेगा और उनकी वक्फ संपत्तियों की प्रकृति को बदल देगा। CJI जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने 15 मई को सुनवाई 20 मई तक टाली थी और कहा था कि वो अदालतों, उपयोगकर्ता या विलेख के जरिए वक्फ घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने की शक्ति समेत 3 मुद्दों पर अंतरिम निर्देश पारित करने के लिए दलीलें सुनेंगे। बता दें कि केंद्र ने वक्फ अधिनियम 2025 को पिछले महीने अधिसूचित किया था, जिसके बाद इसे 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई थी। इस विधेयक को लोकसभा ने 2028 सदस्यों के समर्थन से पारित किया, जबकि 232 सांसद इसके खिलाफ थे। राज्यसभा में इसके पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 सदस्यों ने मतदान किया। सुप्रीम कोर्ट ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पोस्ट के लिए गिरफ्तारी को चुनौती वाली अली खान महमूदाबाद की याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है। याचिकाकर्ता अशोका विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग के प्रमुख है। CJI जस्टिस BR गवई व जस्टिस AG मसीह की पीठ ने एसोसिएट प्रोफेसर के वकील कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया। सिब्बल ने कहा कि उनके मुवक्किल को देशभक्ति वाले बयान के लिए गिरफ्तार किया गया है, कृपया इसे दिन के दौरान सूचीबद्ध करें। इस पर CJI ने कहा कि याचिका को मंगलवार या बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। प्रोफेसर को पोस्ट में संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने
समेत कड़े आरोपों के तहत 2 एफआईआर में रविवार को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 18 मई को सोनीपत की एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया और 2 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। हरियाणा के पुलिस उपायुक्त नरेंद्र कादियान ने बताया कि सोनीपत के राय पुलिस स्टेशन में दर्ज 2 प्राथमिकियों में एक हरियाणा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया की शिकायत पर और दूसरी एक गांव के सरपंच की शिकायत पर है। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने हाल ही में एसोसिएट प्रोफेसर को नोटिस भेजकर उनकी टिप्पणियों पर सवाल उठाया। हालांकि महमूदाबाद ने कहा था कि उनकी टिप्पणियों को गलत समझा गया है। उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल किया। राज्य के डीजीपी को 16 मई को लिखे पत्र में HSEW ने प्रथम दृष्टता, साक्ष्य और मिसाल के आधार पर महमूदाबाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत। याचिकाकर्ता अशोका विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग के प्रमुख है। सीजेआई जस्टिस BR गवई व जस्टिस AG मसीह की पीठ ने एसोसिएट प्रोफेसर के वकील कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया। सिब्बल ने कहा कि उनके मुवक्किल को देशभक्ति वाले बयान के लिए गिरफ्तार किया गया है, कृपया इसे दिन के दौरान सूचीबद्ध करें। इस पर सीजेआई ने कहा कि याचिका को मंगलवार या बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। प्रोफेसर को पोस्ट में संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने समेत कड़े आरोपों के तहत 2 एफआईआर में रविवार को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 18 मई को सोनीपत की एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया और 2 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। हरियाणा के पुलिस उपायुक्त नरेंद्र कादियान ने बताया कि सोनीपत के राय पुलिस स्टेशन में दर्ज 2 प्राथमिकियों में एक हरियाणा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया की शिकायत पर और दूसरी एक गांव के सरपंच की शिकायत पर है। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने हाल ही में एसोसिएट प्रोफेसर को नोटिस भेजकर उनकी टिप्पणियों पर सवाल उठाया। हालांकि महमूदाबाद ने कहा था कि उनकी टिप्पणियों को गलत समझा गया है। उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल किया। राज्य के डीजीपी को 16 मई को लिखे पत्र में HSEW ने प्रथम दृष्टता, साक्ष्य और मिसाल के आधार पर महमूदाबाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत भी की। याचिकाकर्ता अशोका विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग के प्रमुख है। सीजेआई जस्टिस BR गवई व जस्टिस AG मसीह की पीठ ने एसोसिएट प्रोफेसर के वकील कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया। सिब्बल ने कहा कि उनके मुवक्किल को देशभक्ति वाले बयान के लिए गिरफ्तार किया गया है, कृपया इसे दिन के दौरान सूचीबद्ध करें। इस पर सीजेआई ने कहा कि याचिका को मंगलवार या बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। प्रोफेसर को पोस्ट में संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने समेत कड़े आरोपों के तहत 2 एफआईआर में रविवार को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 18 मई को सोनीपत की एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया और 2 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। हरियाणा के पुलिस उपायुक्त नरेंद्र कादियान ने बताया कि सोनीपत के राय पुलिस स्टेशन में दर्ज 2 प्राथमिकियों में एक हरियाणा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया की शिकायत पर और दूसरी एक गांव के सरपंच की शिकायत पर है। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने हाल ही में एसोसिएट प्रोफेसर को नोटिस भेजकर उनकी टिप्पणियों पर सवाल उठाया। हालांकि महमूदाबाद ने कहा था कि उनकी टिप्पणियों को गलत समझा गया है। उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल किया। राज्य के डीजीपी को 16 मई को लिखे पत्र में HSEW ने प्रथम दृष्टता, साक्ष्य और मिसाल के आधार पर महमूदाबाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत भी की। और अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही संघर्ष विराम हो चुका है, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव अभी भी जारी है। कुछ मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि इसका असर दोनों देशों के क्रिकेट संबंधों पर भी पड़ सकता है। खबरों के मुताबिक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने आगामी पुरुष एशिया कप और महिला इमर्जिंग टीम से एशिया कप से बाहर रहने का फैसला किया। अब इस पर BCCI सचिव देवजीत सैकिया का बयान आया है। उन्होंने इस तरह की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। देवजीत सैकिया ने कहा, आज सुबह से ही हमारे संज्ञान में कुछ ऐसी खबरें आई है कि BCCI ने एशिया कप और महिला इमर्जिंग टीम एशिया कप में भाग नहीं लेने का फैसला किया, जो दोनों ही ACC के आयोजन है। ऐसी खबरों में अभी तक कोई सच्चाई नहीं है। BCCI ने आगामी ACC आयोजनों के बारे में न तो कोई चर्चा की और न ही कोई कदम उठाया। ACC को कुछ लिखना तो दूर की बात है। इस समय हमारा मुख्य ध्यान मौजूदा IPL और उसके बाद होने वाली इंग्लैंड सीरीज पुरुष और महिला दोनों पर है। दरअसल पुरुष एशिया कप 2025 की मेजबानी भारत को ही करनी है, वहीं महिला इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2025 का आयोजन श्रीलंका में होगा। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि BCCI ने एशियाई क्रिकेट परिषद को इन दिनों टूर्नामेंट से
हटने की जानकारी दे दी। फिलहाल एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी है। कुछ मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि इसका असर दोनों देशों के क्रिकेट संबंधों पर भी पड़ सकता है। खबरों के मुताबिक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने आगामी पुरुष एशिया कप और महिला इमर्जिंग टीम्स एशिया कप से बाहर रहने का फैसला किया। अब इस पर बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया का बयान आया है। उन्होंने इस तरह की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। देवजीत सैकिया ने कहा, आज सुबह से ही हमारे संज्ञान में कुछ ऐसी खबरें आई है कि बीसीसीआई ने एशिया कप और महिला इमर्जिंग टीम एशिया कप में भाग नहीं लेने का फैसला किया, जो दोनों ही एसीसी के आयोजन है। ऐसी खबरों में अभी तक कोई सच्चाई नहीं है। बीसीसीआई ने आगामी एसीसी आयोजनों के बारे में न तो कोई चर्चा की और न ही कोई कदम उठाया। एसीसी को कुछ लिखना तो दूर की बात है। इस समय हमारा मुख्य ध्यान मौजूदा आईपीएल और उसके बाद होने वाली इंग्लैंड सीरीज पुरुष और महिला दोनों पर है। दरअसल पुरुष एशिया कप 2025 की मेजबानी भारत को ही करनी है, वही महिला इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2025 का आयोजन श्रीलंका में होगा। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बीसीसीआई ने एशियाई क्रिकेट परिषद को इन दिनों टूर्नामेंट से हटने की जानकारी दे दी। फिलहाल एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी है। कुछ मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि इसका असर दोनों देशों के क्रिकेट संबंधों पर भी पड़ सकता है। खबरों के मुताबिक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने आगामी पुरुष एशिया कप और महिला इमर्जिंग टीम्स एशिया कप से बाहर रहने का फैसला किया। अब इस पर बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया का बयान आया है। उन्होंने इस तरह की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। देवजीत सैकिया ने कहा, आज सुबह से ही हमारे संज्ञान में कुछ ऐसी खबरें आई है कि बीसीसीआई ने एशिया कप और महिला इमर्जिंग टीम एशिया कप में भाग नहीं लेने का फैसला किया, जो दोनों ही एसीसी के आयोजन है। ऐसी खबरों में अभी तक कोई सच्चाई नहीं है। बीसीसीआई ने आगामी एसीसी आयोजनों के बारे में न तो कोई चर्चा की और न ही कोई कदम उठाया। एसीसी को कुछ लिखना तो दूर की बात है। इस समय हमारा मुख्य ध्यान मौजूदा आईपीएल और उसके बाद होने वाली इंग्लैंड सीरीज पुरुष और महिला दोनों पर है। दरअसल पुरुष एशिया कप 2025 की मेजबानी भारत को ही करनी है, वही महिला इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2025 का आयोजन श्रीलंका में होगा। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बीसीसीआई ने एशियाई क्रिकेट परिषद को इन दिनों टूर्नामेंट से हटने की जानकारी दे दी। फिलहाल एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी है। और अब देखते हैं अगली खबर। तुर्की की कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज की भारत सरकार द्वारा सिक्योरिटी क्लियरेंस खत्म किए जाने का मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में चल रहा है। कंपनी ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। सोमवार को इस मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में कहा कि बाद में सॉरी बोलने से अच्छा है कि सुरक्षित रहा जाए। कंपनी की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि सरकार ने सिक्योरिटी क्लियरेंस हटाने की कोई वजह नहीं बताई और न ही कंपनी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया। ऐसा लगता है कि सरकार ने सिर्फ लोगों की भावनाओं के आधार पर यह फैसला किया, क्योंकि कंपनी तुर्की की है। गौरतलब है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में संघर्ष हुआ है। संघर्ष में तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया। इतना ही नहीं, तुर्की ने पाकिस्तान की मदद के लिए अपने ड्रोन्स भी भेजे। इसको लेकर भारत के लोगों में तुर्की से नाराजगी है। भारत में तुर्की के सामान के बहिष्कार की मांग उठ रही है। इसी के तहत भारत में कई एयरपोर्ट्स का प्रबंधन कर रही तुर्की की कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर भी सवाल उठते हैं। इसके बाद सरकार ने 15 मई को कंपनी की सिक्योरिटी क्लियरेंस खत्म करने का फैसला किया। सुनवाई के दौरान मुकुल रोहतगी ने कंपनी का पक्ष रखते हुए कहा कि कंपनी बीते 17 वर्षों से भारत में काम कर रही है। रोहतगी ने कहा कि कुछ नियम कायदों का पालन किया जाना चाहिए। कोई भी सिर्फ 2 लाइन का नोटिस भेजकर हमारे बिजनेस को बंद नहीं कर सकता। कंपनी ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। सोमवार को इस मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में कहा कि बाद में सॉरी बोलने से अच्छा है कि सुरक्षित रहा जाए। कंपनी की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि सरकार ने सिक्योरिटी क्लियरेंस हटाने की कोई वजह नहीं बताई और न ही कंपनी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया। ऐसा लगता है कि सरकार ने सिर्फ लोगों की भावनाओं के आधार पर यह फैसला किया, क्योंकि कंपनी तुर्की की है। गौरतलब है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में संघर्ष हुआ है। संघर्ष में तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया। इतना ही नहीं, तुर्की ने पाकिस्तान की मदद के लिए अपने ड्रोन्स भी भेजे। इसको लेकर भारत के लोगों में तुर्की से नाराजगी है। भारत में तुर्की के सामान के बहिष्कार की मांग उठ रही है। इसी के तहत भारत में कई एयरपोर्ट्स का प्रबंधन
कर रही तुर्की की कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर भी सवाल उठते हैं। इसके बाद सरकार ने 15 मई को कंपनी की सिक्योरिटी क्लियरेंस खत्म करने का फैसला किया। सुनवाई के दौरान मुकुल रोहतगी ने कंपनी का पक्ष रखते हुए कहा कि कंपनी बीते 17 वर्षों से भारत में काम कर रही है। रोहतगी ने कहा कि कुछ नियम कायदों का पालन किया जाना चाहिए, कोई भी सिर्फ 2 लाइन का नोटिस भेजकर हमारे बिजनेस को बंद नहीं कर सकता। कंपनी ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। सोमवार को इस मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में कहा कि बाद में सॉरी बोलने से अच्छा है कि सुरक्षित रहा जाए। कंपनी की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि सरकार ने सिक्योरिटी क्लियरेंस हटाने की कोई वजह नहीं बताई और न ही कंपनी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया। ऐसा लगता है कि सरकार ने सिर्फ लोगों की भावनाओं के आधार पर यह फैसला किया, क्योंकि कंपनी तुर्की की है। गौरतलब है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में संघर्ष हुआ है। संघर्ष में तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया। इतना ही नहीं, तुर्की ने पाकिस्तान की मदद के लिए अपने ड्रोन्स भी भेजे। इसको लेकर भारत के लोगों में तुर्की से नाराजगी है। भारत में तुर्की के सामान के बहिष्कार की मांग उठ रही है। इसी के तहत भारत में कई एयरपोर्ट्स का प्रबंधन कर रही तुर्की की कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर भी सवाल उठते हैं। इसके बाद सरकार ने 15 मई को कंपनी की सिक्योरिटी क्लियरेंस खत्म करने का फैसला किया। सुनवाई के दौरान मुकुल रोहतगी ने कंपनी का पक्ष रखते हुए कहा कि कंपनी बीते 17 वर्षों से भारत में काम कर रही है। रोहतगी ने कहा कि कुछ नियम कायदों का पालन किया जाना चाहिए, कोई भी सिर्फ 2 लाइन का नोटिस भेजकर हमारे बिजनेस को बंद नहीं कर सकता। और अब इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जानेंगे देश विदेश की तमाम खबरें। आगे की खबरों के लिए आप बने रहे मेरी सहयोगी मयूरी के साथ और देखते रहिए एमएनएस न्यूज टीवी। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।